हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये है कि कॉपी कैसे लिखें। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से सारी चीजें तैयारी कर ली होगी। जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सबको बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन पढ़ने के बाद चीजें ये आती हैं कि उस चीज को हम प्रस्तुत कैसे करें, एग्जामिनर के समक्ष कैसे उस चीजों को प्रस्तुत करें, जिससे कि हमारी जो भी पढ़ी हुई चीजें हैं, यानी जो भी हमारी सीखी हुई चीजें हैं, वो सामने वाले व्यक्ति के सामने इस तरीके से वो प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि एक बेहतरीन तरीके से हमारा जो नंबर है, जैसे वो 25 नंबर का है अगर प्रश्न पत्र, तो 25 में 25, 25 में 24, 25 में 23, या फिर अगर वो 50 नंबर का प्रश्न पत्र है, तो 50 में 46, 47, 48, कैसे उन सब नंबरों को हम लोग गेन करें। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। और जो ये टॉपिक होने वाली है, वो ये है आपका कि कॉपी कैसे लिखें, किस तरीके से आप कॉपी को सजाएं, किस तरीके से आप कॉपी को लिखें कि आपको एक बेहतरीन सा नंबर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जितने भी लोग क्लास में होंगे वो प्लीज क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, क्योंकि एक ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को किसी के सामने कैसे प्रस्तुत करें। तो चलिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आपको कॉपी मिलेगी तो आपको क्या करना होगा। ये सभी को पता है। और दूसरी चीज, अगर हमारे सेकंड सेमेस्टर के साथी हैं या फोर्थ सेमेस्टर के साथी हैं, फोर्थ सेमेस्टर के जो साथी हैं वो काफी एक्सपीरियंस होगा उनको, कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि कॉपी जब मिलती है तो उसके कवर पेज पे बेहतरीन बेहतरीन तरीके से सारी डिटेल्स होती है। डिटेल्स में मतलब ये होता है कि आपका रोल नंबर होता है, ठीक है, सेंटर का नाम होता है, आप कहाँ से आए हैं उस सेंटर का नाम होता है, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजों को लिखना होता है। लिखने के बाद और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी वहां पे डिटेल्स भरिएगा, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, जैसे आपकी सेंटर नेम हो गए, प्रश्न पत्र हो गया, इसको आप आराम से केयरफुल होकर के भरिएगा, जिससे कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना होने पाए। क्योंकि जब अगर इसी में भी त्रुटि हो गई तो फिर आप जो कॉपी लिखेंगे, चाहे आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिख दीजिए या किसी भी तरीके से लिखिए, जब उसको लिखते हैं तो उसमें समस्याएं आ जाएंगी कि आपका पहला पेज ही गलत है। पहले पेज का मतलब रोल नंबर हो सकता है गलत हो जाए, या सेंटर डाल रहे हैं या सब्जेक्ट ही डाल रहे हैं उसमें मिस्टेक हो जाती है और काट पीट आप करते हैं, तो उसी समय जो एग्जामिनर का माइंड सेटअप होता है खराब हो जाता है आपके प्रति, आपके कॉपी के प्रति खराब हो जाता है कि जब इसका अभी ये स्थिति है तो आगे क्या होगा। तो इसलिए बहुत ही अट्रैक्टिव बेस में बेहतरीन तरीके से कवर पेज को फिल करिएगा, एकदम केयरफुल होकर के, ठीक है। उसके बाद फिर बात आती है कॉपी लिखने की। तो कॉपी लिखने में जब कवर पेज आप खोलते हैं तो उसका पहला पेज आता है, तो पहले पेज में सबसे पहले आपका क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्न होता है, ठीक है। तो आज हम ये जो कॉपी लिखें, इसमें हम हिंदी का प्रश्न पत्र सेलेक्ट किए हैं। और ये हिंदी आपका, देखिए ये है 2020 का प्रश्न पत्र है, इसी को सिलेक्ट किया गया है। तो देखिए इसमें बहुविकल्पी प्रश्न इस तरीके से प्रश्न पत्र आपका रहेगा। जैसे इसमें पूछ लिया है कि सबसे पहला प्रश्न पूछ लिया है कि काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसमें चार ऑप्शन है, ठीक है। चार ऑप्शन है कि काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न को लिख लेंगे मोटे हेडिंग से। अगर आप हेडिंग का प्रयोग करते हैं तो हम तो कहेंगे कि आप हेडिंग का प्रयोग वहां पे अवश्य कर लीजिए। अगर प्रैक्टिस आपकी हेडिंग की है कि आप हेडिंग से लिख लेते हैं, तो इस स्केच से आप हेडिंग को डालिए, यानी स्केच का प्रयोग करिए। स्केच का प्रयोग करने से ये होगा कि जो चीजें लिखी रहेंगी ना एकदम बेहतरीन तरीके से दिखेंगी और मोटी दिखेगी, तो लगेगा कि हाँ यार वाकई में ये आपका क्या है, ये जो डाला गया है हेडिंग, ये स्केच से डाला गया है और स्पष्ट दिख रहा है कि ये प्रश्नोत्तर संख्या 1 है।
ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या एक है। अब प्रश्नोत्तर संख्या एक है और एक में अगर आपका सही है कौन सा, अगर प्रश्नोत्तर संख्या एक में सही है, कह रहे काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सही है अ व ब दोनों। तो हम तुरंत क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे पहले का कौन सा सही है, पहले का स सही है, पहले का सही स सही है, अ व ब दोनों, बस इतना ही लिखना है। ना ही प्रश्न को लिखना है, ना ही इससे ज्यादा कुछ और लिखना है। और दूसरी चीज, अगर आप चाहिए, आपको चाहिए कि यार स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, तो जो ये प्रश्नोत्तर संख्या एक डाले हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या दो डालने के लिए एक लाइन और बढ़ा लीजिए। अन्यथा अगर आप ऐसे लिखते हैं ना, तो ये भी बड़ा खूबसूरत लगेगा। बहुत ज्यादा जगह छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है। कि बहुत दूर दूर लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ लिख दीजिए, फिर प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ दूसरा यहाँ लिखिए, तो इससे अच्छा नहीं लगेगा। कॉपी थोड़ी भरी दिखनी चाहिए। भरी का मतलब ये है कि एकदम सटा सटा ना रहे कि एकदम सटा दीजिए और एग्जामिनर को पढ़ने में और देखने में समस्या हो। बस स्पेस एक मेंटेन स्पेस रखिएगा। जो स्पेस प्रश्नोत्तर संख्या एक और दो के साथ रखना है, वही प्रश्नोत्तर संख्या आपको तीन के साथ भी रखना है। ऐसा नहीं कि प्रश्नोत्तर संख्या दो के साथ देखिए कितने लाइन की गैप है, एक दो तीन, तीन लाइन की गैप है, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या जब तीन लिखना शुरू करें, तो एक दो तीन चार पांच, पांच छह लाइन का गैप कर दे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपकी कॉपी अच्छी नहीं लिखेगी, ठीक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉपी कैसे लिखें, यानी कि कॉपी को किस तरीके से लिखें जिससे कि एक अच्छे नंबर आए। क्योंकि आप पढ़ तो बहुत कुछ लिए हैं, आप 5 महीने 6 महीने से पूरी तैयारी ही कर रहे हैं और आपका तैयार भी हुआ है। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें ये होती हैं कि अगर आपका तैयार हो गया है, तो अब उसको किस तरीके से प्रस्तुत करना है, ये बहुत जरूरी होता है। तो उसी चीजों के बारे में बता रहे हैं। ये प्रश्नोत्तर संख्या दो ये हो गया। फिर प्रश्नोत्तर संख्या आप तीन लिखेंगे, और जैसे कि हमने बताया कि दो का सी, सॉरी दो का स सही है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या दो में भी आपका लिखा हुआ है पठन का अर्थ है, तो पठन का अर्थ क्या है, सस्वर वाचन, मौन वाचन, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पठन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, आपका अ व ब दोनों है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। तो इसमें भी सही क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका दूसरे का स सही होगा, अ व ब दोनों, ठीक है। ये चीजें सही हो जाएंगी। और एक चीज और हम बताएं कि जब आप कॉपी आपको मिलेगी ना, उसके कॉपी मिल जाएगी तो आप कवर पेज को फिल करिएगा। 10-15 मिनट का समय मिलता है, उसके बाद आपको पेपर मिलता है। तो आप क्या करिएगा कि कॉपी में बहुविकल्पी प्रश्न डाल दीजिएगा, यानी सारे ये इसके से डाल दीजिएगा बहुविकल्पी प्रश्न। फिर ये भी लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या एक, फिर 3-4 लाइन छोड़ के प्रश्नोत्तर संख्या दो, फिर 3 से 4 लाइन छोड़ करके प्रश्नोत्तर संख्या तीन, फिर 3 से 4 लाइन छोड़ करके प्रश्नोत्तर संख्या चार, फिर 3 से 4 लाइन छोड़ करके प्रश्नोत्तर संख्या आप पांच भी डाल लीजिएगा। क्योंकि इसको डालने के लिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। बहुविकल्पी प्रश्न है, एक लाइन में लिखना होगा, यानी आपको ऑप्शन ही केवल लिख देना होगा जो जो ऑप्शन सही रहेगा। इसलिए इसको जब किए रहेंगे तो आपकी समय बच जाएगी, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या पांच तक ऐसे लिख लीजिएगा। तो जब लिख लेंगे उसके बाद जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, तो तुरंत फटाफट क्या करेंगे आप, ये देखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या दो का कौन सा सही है, प्रश्नोत्तर संख्या तीन का कौन सा सही है, और प्रश्नोत्तर संख्या चार का कौन सा सही है। तीन का भी आपका जैसे ये लिख गया है कि मौन वाचन का उद्देश्य है, तो मौन वाचन का उद्देश्य वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अधिग्रहण, वाचन का अभ्यास, अ व ब दोनों। तो इसमें कौन सा सही है, देखिएगा। इसमें क्या लिखा है, अ व ब दोनों, इसमें भी अ व ब दोनों सही है, यानी कि वाचन गति का विकास और पठित सामग्री का अधिग्रहण, अर्थात कौन सा सही है, प्रश्न उत्तर तीन का ड वाला सही है, अ व ब दोनों, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे अ व ब दोनों। इसी प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या चार का आ जाता है, प्रश्नोत्तर संख्या पांच आ जाता है। प्रश्नोत्तर संख्या में चार का क सही है, तो इस तरीके से ऑब्लिक लगा के चार का क लिखिएगा, उपसर्ग सही है। जैसे अगर हम देखें तो चार क्या है, कह रहा है जो शब्दांश इसी शब्द के अति से निकल करके उसके अर्थ को बदल देता है, वह क्या कहलाता है, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकल करके, किससे, आदि, आदि मतलब पहले से निकल करके उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो जब ये उपसर्ग हुआ, तो चार का क सही हो गया, ठीक है। चार का क सही हो गया।
इसी प्रकार अगर हम बात करें, ठीक है, इसी प्रकार अगर हम प्रश्नोत्तर संख्या 5 की बात करें, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 में लिखा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, तुम, ये सब क्या है? सर्वनाम ही तो है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 का ब सही है। बस इतना लिखने के बाद अगर ये आपका एक पेज में हो गया, पहले पेज में हो गया, तो उस पहले पेज को जितना भी स्पेस रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है? उसको छोड़ दीजिएगा। अब आप लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, सॉरी, अब आप लिखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे हम आ गए। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ गए। तो जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे आएंगे, तो इसको बाकायदा लिख दीजिएगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, ठीक है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद फिर आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 6 आ जाता है। अब देखिए, इसको आप पहले से प्रश्नोत्तर संख्या 6 नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बात ये होती है कि कितनी लाइन में लिखना है, कैसा प्रश्न पूछा गया है, ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। हालांकि प्रश्नोत्तर ये आपका अति लघु उत्तरी है, प्रश्नोत्तर संख्या जो 6 से शुरू होता है, ये अति लघु उत्तरी प्रश्न से शुरू होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता है। अगर आप लिखना भी चाहेंगे तो 4-5 लाइन छोड़ करके आप प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 7 डाल सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाल सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मत डालिएगा, क्योंकि अगर थोड़ी समस्याएं होंगी ना लिखने में, थोड़ा ज्यादा अगर लिखना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? या तो फिर कभी पॉइंट वाइज दे देता है कि कितने होते हैं, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक, चाहे वो छोटा छोटा पॉइंट ही हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, तो उसमें समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न डाल करके छोड़ दीजिएगा। उसका प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालिएगा। जब वो बहुविकल्पी कर लीजिएगा तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल के करिएगा, ठीक है? बहुत ज्यादा कॉपी में गैप छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है? इतना गैप छोड़िएगा कि बिल्कुल मेंटेन रहे, सही लगे कि हाँ बिल्कुल लगा, सही लग रहा है। और आपकी कॉपी भरी दिखनी चाहिए। बहुत दूर दूर लिख दिए और वो सही नहीं लगेगा। कॉपी भरी होनी चाहिए, क्योंकि आप कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 का पेपर नहीं दे रहे हैं, आप एक डीएलएड का पेपर दे रहे हैं। तो इस तरीके से लिखिए कि कॉपी भरी दिखे और एक सुंदर और आकर्षक दिखे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे कि समास किसे कहते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्दों को सामासिक शब्द कहते हैं। इसको चाहे थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ब्लैक पेन से इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा कि सामासिक शब्द और मेल की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यहाँ देख रहे होंगे कि हम इसको स्केच से लिख दिए हैं। तो चाहे आप इसको स्केच से लिखिएगा या फिर काली पेन से लिख दीजिएगा, ठीक है? या फिर क्या करिएगा, काली पेन से इसको लिख दीजिएगा। इससे स्पष्ट रहेगा कि हाँ समास ये लिखा है, समास कहते हैं। तो एग्जामिनर देख करके उस चीज को अट्रैक्टिव होगा, यानी आकर्षित होगा, और आपको बढ़िया नंबर देता हुआ चला जाएगा। जब आपके पहले पेज, दूसरे पेज, तीसरे पेज बढ़िया लिखे रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक एग्जामिनर का जो माइंड होता है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। वो खोजता है कि ऐसी कोई कॉपी मिल जाए जो सुंदर लिखी हो, आकर्षक लिखी हो, बढ़िया लिखा हो। वो हमेशा उसका विचार उसी पे रहता है, हमेशा दिमाग उसी पे रहता है। अब पता चलिए आप टेढ़ मेढ़ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, आपके शब्द से जो वाक्य बने हैं वही नहीं सही है, तो क्या करेगा वो? फटाफट काट पीट करके आगे निकल जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो एक प्रश्न देखा, दो प्रश्न देखा, अब चाहे आप आगे जाके बढ़िया ही क्यों ना लिखे हो, लेकिन दिमाग में सेट हो गया कि ये खराब है, सही नहीं है लड़का, इसी कॉपी सही नहीं लिखी गई है, ठीक है? इसी तरीके से आप प्रश्नोत्तर संख्या 7 डाल देंगे कि मौखिक लेखन क्या है, इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है? ये देख रहे हैं ना कि हमने क्या किया है, बिल्कुल मेंटेन बना के रखा है। जो स्पेस है बिल्कुल मेंटेन है। और मेंटेन का मतलब ये है कि जैसे ही प्रश्न खत्म हो रहा है मुझे जगह हम स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं। ये बहुत लोग बताते हैं कि हमेशा स्पेस छोड़ के आपके पास काफी भी आता है, काफी लेकिन ऐसा नहीं करना है। कॉपी लेने के चक्कर में आप क्या करिएगा, अपनी चीजें खराब मत करिएगा, ठीक है? तो ये अब आ जाता है प्रश्नोत्तर संख्या 8। प्रश्नोत्तर संख्या 8 में देखिए क्या कह रहा है, लिंग किसे कहते हैं? देखिए लिखा है लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं? लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, उसे पुल्लिंग, पुल्लिंग लिंग या स्त्रीलिंग भी कहा जाता है। तो यही आपका क्या है? लिंग है।
तो ठीक है, ये 8 नंबर प्रश्न हो गया। इसी इसी के प्रकार इसके बाद आपका आ गया प्रश्नोत्तर संख्या 9। और प्रश्नोत्तर संख्या 9 पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या रहा है? गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है गद्य और पद्य में अंतर क्या है, इसकी को स्पष्ट करना है, इसके अंतर को स्पष्ट करना है। तो जब कभी अंतर पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है। जब कभी भी अंतर पूछेगा तो एक तरफ लिखिएगा गद्य, इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, एक तरफ आप लिखेंगे क्या, गद्य। देखिए, एक तरफ लिखेंगे गद्य, गद्य, और दूसरी तरफ लिखेंगे क्या, पद्य। अब गद्य के बारे में लिखेंगे कि गद्य वाक्यबद्ध रचना होती है, और इसमें पहला पद्य छंदबद्ध या लयबद्ध रचना होती है। फिर गद्य में लिखेंगे गद्य विचारात्मक रचना है, और पद्य में क्या लिखेंगे, पद्य भावात्मक रचना है, अर्थात हृदय की भाषा है। और इसमें गद्य विचारात्मक रचना है अर्थात मस्तिष्क की भाषा है, ये हृदय की भाषा है और ये मस्तिष्क की भाषा है। फिर तीसरा, गद्य में विवेक या तर्क की प्रधानता रहती है, और पद में क्या होता है, पद में संवेग कल्पना की प्रमुखता होती है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आपकी कॉपी बहुत ही ज्यादा सुंदर रहेगी। भाई हमारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी हैंडराइटिंग और ज्यादा अच्छी हो, तो इसको आप बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगा, और भी ज्यादा आकर्षक लगेगा। ठीक है, ये लास्ट रणनीति होती है, और लास्ट रणनीति जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप बहुत कुछ पढ़े हैं, आपको बहुत कुछ आता है, आप बिल्कुल जीनियस हैं, लेकिन आप उसको सही तरीके से प्रस्तुत ही नहीं कर सकते हैं, सही तरीके से लिख ही नहीं सकते, आपको लिखने का तरीका नहीं पता है, तो सब व्यर्थ है, सब मतलब बेकार है। वहां पे आपका इंटरव्यू थोड़ी ना हो रहा है, वहां पे आपकी कॉपी ही देखी जाएगी। इसी के बाद आता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 10। अब जब 10 आता है तो कहता है वाक्य क्या होता है, और वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो यही लिखेंगे, शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होता है। क्या होता है, जो शब्द मिलते हैं तो क्या होता है, वाक्य निर्मित होता है। वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक आपका उद्देश्य होता है, दूसरा आपका विधेय होता है। तो इस तरीके से लिखेंगे तो मेरे भाई मैं 100% कह रहा हूँ कि बड़ा ही बेहतरीन आपका नंबर आएगा एग्जाम में। 25 में 23-24 नंबर तो आसानी से आ जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 11। तो देखिए, स्पेस को हमने मेंटेन कर रखा है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ा है कि खत्म होने के बाद 4 लाइन छोड़ दीजिए, तो अच्छा नहीं लगेगा वो। ठीक है, 1 या 2 लाइन छोड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं छोड़ेंगे। अब कह रहा है काल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो काल की मुख्यतः 3 अवस्था पाई जाती है। एक होता है आपका वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। देखिए कितनी सुंदर वे में लिखा गया है, बड़ी आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं, एग्जामिनर भी बड़ी आसानी से इसको पढ़ सकता है कि वाकई में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ लिखी हुई चीजें एकदम स्पष्ट है, और वो फटाफट तुरंत देखेगा और आपको नंबर ऐसे देता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसलिए चेक करता हुआ नंबर देता हुआ चला जाएगा। अब इसके बाद 11 नंबर के बाद पता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाता है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आप प्रश्नोत्तर संख्या जैसे देखिए अभी बीच में डाला गया था, तो आप इधर किनारे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमको लगता है बीच में डालेंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि किनारे में आपको क्या करना है, किनारे साइड में आपको डालनी है हेडिंग। क्या डालनी है, हेडिंग डालनी है उससे संबंधित। और एक चीज हम आपको शायद नहीं बताएं कि जो भी प्रश्न रहेगा उस प्रश्न का हेडिंग अवश्य बना दीजिएगा। जैसे अगर हम प्रश्नोत्तर संख्या इस 12 की बात कर रहे हैं, तो इसमें लिखा है कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कर्मधारय समास, इसको हेडिंग बना दीजिएगा, कर्मधारय समास। इससे एग्जामिनर को तुरंत आइडिया आएगा कि क्या पूछा गया है, कर्मधारय समास पूछा गया है। तो हेडिंग सबका बना दीजिएगा। तो कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है। जैसे नील कमल, नीला है कमल, इसमें नीला विशेषण है और कमल क्या है, संज्ञा है। तो इसी प्रकार अब जैसे मान चलिए हमने लिख दिया है पीताम्बर और ये गलत हो गया, तो इसको बहुत ज्यादा ऐसे ताम झाम करके ऐसे नहीं काटना है, ऐसे नहीं काटना ना। काटने का तरीका जो है आपका, वो क्या करना है, बस एक लाइन खींच देनी है, जैसे कि हमने एक खींचा है, एक लाइन बस ऐसे खींच दीजिए, बस, इससे ज्यादा और कुछ ना करिए। बहुत ज्यादा इसको काट देंगे तो गंदा लगेगा। ठीक है, एक लाइन में काट करके छोड़ देना है। उसका महापुरुष हो गया, महान है जो पुरुष, लौह पुरुष लोहे जैसा शक्तिशाली पुरुष, अर्थात कौन से हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। इसके बाद अब आपकी आती है प्रश्नोत्तर संख्या 13 हो जाती है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 13 है। प्रश्नोत्तर संख्या 13 में भी आपको कहा कर रहा है कहानी या लोक कथा सुनकर निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्नोत्तर संख्या 13 कर रहा है कि कहानी या लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो कहानी या लोक कथा सुनकर निम्नांकित यहाँ लिखना है, सुनकर सुनाकर होना चाहिए, सुनाकर शिक्षक, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है इसको बढ़ा लीजिएगा, शिक्षक निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब इसके बारे में लिख दीजिएगा जो भी रहेगा 6 7 8 पॉइंट, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर के प्रश्न में उसी तरीके से लिखे भी तो होने चाहिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक डाल के लिख सकते हैं कि ज्ञान को आपस या रोचक रूप में प्रस्तुत करता है, छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करता है, छोटी और कठिन बातों को आसान बनाकर सुनना। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 13 के अंतर्गत आ जाती हैं। अब इसी प्रकार देख लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 14 कि वाचन संबंधित दोषों का निवारण। तो वाचन संबंधित दोषों का निवारण निम्न है। पहला एक आपका हो जाएगा क्या, एक आपका हो जाएगा आवृत्ति पुनरावृत्ति, एक हो गया। फिर दूसरा पॉइंट डाल लीजिएगा, दूसरा हो जाएगा वातावरण परिवर्तन, और तीसरा आपका पॉइंट हो जाएगा क्या, चिकित्सा विधि। इस तरीके से पॉइंट डाल दीजिएगा, पॉइंट यहाँ छूट गया था, तो पॉइंट यहाँ पे आप डाल लीजिएगा आवृत्ति पुनरावृत्ति और वातावरण परिवर्तन, चिकित्सा विधि, इसके बारे में आप लिख लेंगे जो भी चीजें हैं। तो ये देखिए बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। इसको आता है प्रश्नोत्तर संख्या 15 आती है। 15 में औपचारिक पत्रों के प्रकार। तो औपचारिक पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाएगा प्रार्थना पत्र, दूसरा कार्यालय पत्र, और तीसरा आपका व्यवसायिक पत्र। अब इसके बारे में लिख लेना होगा, प्रार्थना पत्र क्या होता है, कार्यालय पत्र क्या होता है, और व्यवसायिक पत्र क्या होता है। तो ये सब आपका रहा, प्रश्नोत्तर संख्या ये 15 रहा। इसी प्रकार ये 16 नंबर देखिए विराम चिन्ह के बारे में है। तो विराम चिन्ह कितने होते हैं उसके बारे में दिया है, गुण विराम, अल्प विराम। ठीक है, ये चीजें हैं। तो मुख्यतः जो विराम थे उन्हीं के बारे में लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न ही रहेगा, बहुत ज्यादा लिखना नहीं होगा। ठीक, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 17 की बात होती है। तो उच्चारण के विभिन्न भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, उच्चारण के विभिन्न भेद कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में लिख देना होगा कि उच्चारण के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। पहला, ऐसे पॉइंट डालिएगा, पहला ये है, और अभी और भी लिखना है लेकिन हमने लिखा नहीं है, तो 2 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी हो, जितना आपके पास समय बचेगा उसी के अकॉर्डिंग इसको लिख दीजिएगा। और लास्ट टाइम जब आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 18, तो जो प्रश्नोत्तर संख्या 18 है वो कह रहा है लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन है। तो लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन, इसके बारे में लिख दीजिएगा बाकायदा। लिखने के बाद जो भी इसके साधन होंगे, इनको लिखने के बाद लास्ट में आपका स्पेस बचेगा और वहां पर रोल नंबर जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, वहां पे रोल नंबर जरूर डाल दीजिएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब ये इसको रोल नंबर डाल देंगे तो कॉपी में, उसके बाद क्या करना होगा, बीच में जहां भी स्पेस बचेगा वहां कहीं, जैसे यहाँ स्पेस बच गया है, देखिए जैसे ये स्पेस आप यहाँ पे बच गया, तो यहाँ भी आप रोल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ भी रोल नंबर डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि कॉपी कभी, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, कॉपी कभी चेंज होने की संभावना बनती नहीं है, लेकिन अगर हम 1% मानते हैं कि अगर कॉपी इधर उधर होगी, तो बीच में भी अगर आप रोल नंबर डाले रहेंगे ना तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपी को आपको लिखनी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत किए हैं। तो कम से कम उस अपने मेहनत को जाया करिए, उसको प्रस्तुत करिए बेहतरीन तरीके से लिख करके। ठीक है, जिससे एग्जाम में आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर दे। तो चलिए ठीक है, हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए कि किस तरीके से चीजें लिखें, और हालांकि अगर आप इससे भी ज्यादा बेटर लिख सकते हैं तो अति उत्तम होगा, बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक, तो चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।